डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 7। क्या 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 कहा तुमने? धीरेन्द्र शेखावत तुम्हारे जूनियर और तुम उसके मेंटर हो। हाँ यार, मैंने तुमसे बड़ा नमूना ना अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वाकई इंटरेस्टिंग इंसान हो। प्रिया की आंखें शर्म से भीग गईं। वो इन लोगों के सामने कुछ कहने की हालत में ही नहीं थी। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उस पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं। अदिति के ताने कभी खत्म ही नहीं होते थे। उसने फिर से राजीव की बेइज्जती शुरू कर दी। प्रिया के पास के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इसकी जैसी स्मार्ट लड़की का इसके जैसा लल्लू बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। तो प्रिया, आगे चलकर तुम्हारी और इस लड़के की शादी होती है तो तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी की बीवी जो कहलाओगी। इतने सारे ताने सुनने के बाद प्रिया का गला भर आया। उसने राजीव की ओर देखा। तुमने अपने बारे में हमें जो कुछ भी बताया, मैंने सब पर विश्वास किया। मैं मानती हूँ कि तुमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अजीब किया होगा, लेकिन सबके सामने अच्छा दिखने के चक्कर में अपना मजाक मत बनवाओ। तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रहे हो? आसानी से तुम धीरेन्द्र शेखावत का नाम ले रहे हो। तुम ऐसा मत कहो, इम्प्रेशन बनाने के चक्कर में मत पड़ो। धीरेन्द्र शेखावत ने सचमुच मेरे अंडर काम किया है, राजीव ने शांत स्वर में कहा। इन लोगों का तमाशा कभी खत्म ही नहीं होगा। दादाजी, हम इस पेंटिंग को खोलकर देख लें। पीयूष खास आपके लिए लेकर आए हैं। सोफे पर चुपचाप बैठा राजीव अपने फोन से किसी को मैसेज कर रहा था। वह किसी और को नहीं, बल्कि धीरेन्द्र शेखावत को ही मैसेज कर रहा था। उसने धीरेन्द्र को अर्जेंट दिल्ली आने का ऑर्डर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली के बड़े बिजनेस हाउसेस के साथ मीटिंग रखी थी और राजीव ने धीरेन्द्र शेखावत को भी दिल्ली में इसी तरीके की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने को कहा, जिसमें भानु प्रताप वर्मा के परिवार को भी इनवाइट करने की बात कही। धीरेन्द्र शेखावत पर राजीव मेहरा ने बड़े एहसान किए थे। आज धीरेन्द्र जिस मुकाम पर था, उसे वहां तक पहुंचाने में राजीव का सबसे बड़ा हाथ था। धीरेन्द्र राजीव को मना नहीं कर सकता था। उसने खुशी खुशी दिल्ली आने के लिए हाँ कर दी। दादाजी ने पेंटिंग देखकर कहा, लाजवाब। वाह, क्या पेंटिंग है। मैं इसे अपनी ड्राइंग रूम में लगा लूंगा। बेटा पीयूष, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। ये पेंटिंग बहुत रियल है। प्रिया ने ताने मारते हुए कहा, तुम्हारे पति की बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि नकली पेंटिंग को ओरिजिनल बताने का टैलेंट तो सिर्फ तुम्हारे पति में ही हो सकता है। राजीव चुप नहीं रह पाया। हाँ अदिति, तुम्हारे पति की बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूँ क्योंकि इसकी ओरिजिनल पेंटिंग मेरे पास है। फिर से जोरदार ठहाके लगे, लेकिन पीयूष ने कहा, मैं इसे साबित कर सकता हूँ कि यह पेंटिंग ओरिजिनल है। मैं दिल्ली के सबसे मशहूर पेंटिंग एक्सपर्ट फरहान शेख को बुला सकता हूँ। वो आकर एग्जामिन करेंगे और बता देंगे कि यह पेंटिंग असली है या नहीं। राजीव ने कहा, मुझे मंजूर है, लेकिन अगर यह पेंटिंग फेक निकली तो तुम सबके सामने मेरे पैर छूओगे। पीयूष ने फरहान शेख के सीनियर को मैसेज किया और भानु प्रताप के घर आने का ऑर्डर दिया। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। साकेत उठकर दरवाजा खोलने गया। दरवाजे पर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर खड़े थे। भानु प्रताप ने उनसे उनका परिचय पूछा। उन्होंने जवाब दिया, हेलो मिस्टर भानु प्रताप, हम केंद्र सरकार की ओर से आपके लिए इनविटेशन लाए हैं। हमें पता चला कि आपकी तबीयत खराब होने के कारण आप घर पर हैं, इसलिए हम आपको इनविटेशन यहाँ देने आए हैं। भानु प्रताप ने पूछा, किस चीज़ का इनविटेशन? इलेक्शंस आने वाले हैं और इसी सिलसिले में हर मिनिस्ट्री देश के बड़े बिजनेस हाउसेस को मीटिंग में इनवाइट कर रही है। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस धीरेन्द्र शेखावत ने भी दिल्ली में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, जिसके लिए आपके बिजनेस हाउस को नॉमिनेट किया गया है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी रह गईं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, भानु प्रताप ने कहा। हम इस मीटिंग को जरूर अटेंड करेंगे। वहां खड़ी अदिति ने राजीव की तरफ देखते हुए मजाक उड़ते हुए कहा, आपको तो ये पहले से पता था, है ना? राजीव मुस्कुराया, हाँ, तुम्हारा कहा हुआ हर एक शब्द सच है। अब तो वहां खड़े सारे लोग हंसी से लोटपोट हो गए। आगे जानने के लिए बने रहे। ऑथर्स नोट, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ज्यादा नहीं लिख सकता, ऊपर से एग्जाम्स चल रहे हैं, प्लीज वेट करें थोड़ा सा। थैंक यू। क्या 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 कहा तुमने?
धीरेन्द्र शेखावत तुम्हारे जूनियर और तुम उसके मेंटर हो। हाँ यार, मैंने तुमसे बड़ा नमूना ना अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वाकई इंटरेस्टिंग इंसान हो। प्रिया की आंखें शर्म से भीग गईं। वो इन लोगों के सामने कुछ कहने की हालत में ही नहीं थी। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उस पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं। अदिति के ताने कभी खत्म ही नहीं होते थे। उसने फिर से राजीव की बेइज्जती शुरू कर दी। प्रिया के पास के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इसकी जैसी स्मार्ट लड़की का इसके जैसा लल्लू बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। तो प्रिया, आगे चलकर तुम्हारी और इस लड़के की शादी होती है तो तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी की बीवी जो कहलाओगी। इतने सारे ताने सुनने के बाद प्रिया का गला भर आया। उसने राजीव की ओर देखा। तुमने अपने बारे में हमें जो कुछ भी बताया, मैंने सब पर विश्वास किया। मैं मानती हूँ कि तुमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अजीब किया होगा, लेकिन सबके सामने अच्छा दिखने के चक्कर में अपना मजाक मत बनवाओ। तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रहे हो? आसानी से तुम धीरेन्द्र शेखावत का नाम ले रहे हो। तुम ऐसा मत कहो, इम्प्रेशन बनाने के चक्कर में मत पड़ो। धीरेन्द्र शेखावत ने सचमुच मेरे अंडर काम किया है, राजीव ने शांत स्वर में कहा। इन लोगों का तमाशा कभी खत्म ही नहीं होगा। दादाजी, हम इस पेंटिंग को खोलकर देख लें। पीयूष खास आपके लिए लेकर आए हैं। सोफे पर चुपचाप बैठा राजीव अपने फोन से किसी को मैसेज कर रहा था। वह किसी और को नहीं, बल्कि धीरेन्द्र शेखावत को ही मैसेज कर रहा था। उसने धीरेन्द्र को अर्जेंट दिल्ली आने का ऑर्डर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली के बड़े बिजनेस हाउसेस के साथ मीटिंग रखी थी और राजीव ने धीरेन्द्र शेखावत को भी दिल्ली में इसी तरीके की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने को कहा, जिसमें भानु प्रताप वर्मा के परिवार को भी इनवाइट करने की बात कही। धीरेन्द्र शेखावत पर राजीव मेहरा ने बड़े एहसान किए थे। आज धीरेन्द्र जिस मुकाम पर था, उसे वहां तक पहुंचाने में राजीव का सबसे बड़ा हाथ था। धीरेन्द्र राजीव को मना नहीं कर सकता था। उसने खुशी खुशी दिल्ली आने के लिए हाँ कर दी। दादाजी ने पेंटिंग देखकर कहा, लाजवाब। वाह, क्या पेंटिंग है। मैं इसे अपनी ड्राइंग रूम में लगा लूंगा। बेटा पीयूष, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। ये पेंटिंग बहुत रियल है। प्रिया ने ताने मारते हुए कहा, तुम्हारे पति की बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि नकली पेंटिंग को ओरिजिनल बताने का टैलेंट तो सिर्फ तुम्हारे पति में ही हो सकता है। राजीव चुप नहीं रह पाया। हाँ अदिति, तुम्हारे पति की बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूँ क्योंकि इसकी ओरिजिनल पेंटिंग मेरे पास है। फिर से जोरदार ठहाके लगे। लेकिन पीयूष ने कहा, मैं इसे साबित कर सकता हूँ कि यह पेंटिंग ओरिजिनल है। मैं दिल्ली के सबसे मशहूर पेंटिंग एक्सपर्ट फरहान शेख को बुला सकता हूँ। वो आकर एग्जामिन करेंगे और बता देंगे कि यह पेंटिंग असली है या नहीं। राजीव ने कहा, मुझे मंजूर है, लेकिन अगर यह पेंटिंग फेक निकली तो तुम सबके सामने मेरे पैर छुओगे। पीयूष ने फरहान शेख के सीनियर को मैसेज किया और भानु प्रताप के घर आने का ऑर्डर दिया। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। साकेत उठकर दरवाजा खोलने गया। दरवाजे पर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर खड़े थे। भानु प्रताप ने उनसे उनका परिचय पूछा। उन्होंने जवाब दिया, हेलो मिस्टर भानु प्रताप, हम केंद्र सरकार की ओर से आपके लिए इनविटेशन लाए हैं। हमें पता चला कि आपकी तबीयत खराब होने के कारण आप घर पर हैं, इसलिए हम आपको इनविटेशन यहाँ देने आए हैं। भानु प्रताप ने पूछा, किस चीज़ का इनविटेशन? इलेक्शंस आने वाले हैं और इसी सिलसिले में हर मिनिस्ट्री देश के बड़े बिजनेस हाउसेस को मीटिंग में इनवाइट कर रही है। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस धीरेन्द्र शेखावत ने भी दिल्ली में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, जिसके लिए आपके बिजनेस हाउस को नॉमिनेट किया गया है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी रह गईं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, भानु प्रताप ने कहा। हम इस मीटिंग को जरूर अटेंड करेंगे। वहां खड़ी अदिति ने राजीव की तरफ देखते हुए मजाक उड़ते हुए कहा, आपको तो ये पहले से पता था, है ना? राजीव मुस्कुराया, हाँ, तुम्हारा कहा हुआ हर एक शब्द सच है। अब तो वहां खड़े सारे लोग हंसी से लोटपोट हो गए। एपिसोड 8। बस करो यार, अब तुम्हारी नादानी पर हंसी नहीं बल्कि गुस्सा आ रहा है। देंगे हाथ में अलग बात होती है और बकवास करना अलग बात। तुम बकवास करने लगे हो। मिस्टर मिलिट्री मैन, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने धीरेन्द्र शेखावत को दिल्ली में मीटिंग ऑर्गेनाइज करने को कहा और हमें उसे स्पेशल मीटिंग का इनविटेशन भी तुम्हारे कहने पर मिला है। और बेबी, तुम बिल्कुल ठीक समझ रही हो। जब आप लोगों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं हुआ तब मैंने धीरेन्द्र को ये ऑर्डर दिए कि वह दिल्ली में मीटिंग ऑर्गेनाइज करे और उसमें आपके परिवार को स्पेशल इन्विटेशन भेजें। इस सम्मान के बाद शायद आपको मेरी बातों पर विश्वास हो जाए। यही सोचकर मैंने ये सब कुछ किया।
वरना आप लोग ही सोचिए कि वह आपके परिवार को मीटिंग में क्यों बुलाएगा। राजीव की बातें सुनने के बाद साकेत बौखला उठी। तब उसे राजीव की बातें मजाक नहीं बल्कि सरदर्द लगी थी। जब फूल तुम समझते क्या हो खुद को, हम तुम्हारी बात को मजाक में ले रही। इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमारी बेइज्जती करो। क्या मतलब तुम्हारा गीत धीरेन्द्र में मीटिंग में? क्योंकि तो भानु प्रताप की ओर मुड़कर उनसे शिकायत करने लगा। सुनाना दादाजी, आपने इस लड़के ने कहा कि हमारे परिवार को जानता ही कौन है जो हमें मीटिंग में बुलाया जाए। आपने सारी उम्र मेहनत करके वर्मा खानदान के बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और ये लड़का हमें नीचा दिखा रहा है। आप इन लोगों को अभी उस घर से निकालिए। लड़की ने अभी जो कुछ भी कहा है उसकी सजा ही ने मिलकर रहेगी। मीटिंग में हमारे पूरे खानदान को बुलाया गया है, लेकिन इस मीटिंग में रमेश और उसका परिवार नहीं जाएगा। लोगों की सजा है। भानु प्रताप के सधिवेशन से रविश वर्मा और उसके परिवार को बहुत बुरा लगा। जी मीटिंग किसी के भी करियर को बनाने के लिए काफी था। प्रिया के हाथ से ऐसा सुनहरा मौका निकलते दे राजीव को भी बड़ी तकलीफ हुई। दादाजी, आप ही ठीक नहीं कर रहे हैं। भैया को भी मौका मिलना चाहिए। इस मीटिंग में शामिल होकर अपनी काबिलियत दिखाने का आप उससे यह मौका नहीं छीन सकते। राजीव, तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन कहा है। जिस तरह तुमने हम पर इस मीटिंग का इनविटेशन भेजकर एहसान किया है, उसी तरह प्रिया पर भी कर दो और फिर भी सिखा दो। तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे कहने पर तो हो प्रिया, और तुम्हारा स्वागत दरवाजे पर खड़े होकर खुद करेगा। भानु प्रताप की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। ये सब सरला बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने प्रिया का हाथ दबाया और उसे कहने लगी, प्रिया, मुझे लगता है राजीव पागल हो गया है। वही लोगों के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है? आखिर साबित क्या करना चाहता है? मैं अपनी और तुम्हारे पापा की यहाँ और बेइज्जती नहीं करा सकती। मैं तुम्हें भी यहाँ और रुकने नहीं दूंगी। चलो चलो हमारे साथ। सरला प्रिया का हाथ खींच दी हुई बाहर निकल ही रही थी कि तभी मशहूर इंसेंट प्रिंटिंग एक्सपर्ट फरहान शेख भानु प्रताप के घर में आते हैं। उन्हें आता देख प्रिया कदम रुक जाते हैं। वेलकम मिस्टर से, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। आप कीजिएगा, बताए आपको किस पेंटिंग की जांच करवानी है? पीयूष अपनी लाई हुई रविंद्रनाथ टैगोर की प्रिंटिंग को फरहान शेख के सामने रखता है। भानु प्रताप तो शर्मिंदगी महसूस होने लगती है कि उनके दामाद को अपने दिए हुए तोहफे का यूं सबके सामने जांच करवाना पड़ रहा है। बेटा पीयूष, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बेशक असली ही है, आप मुझे मत रखिए। एक साहब, आप जांच शुरू करके बैठे हो, किसके साथ गुजारना शुरू करता है? बेशक रविंद्रनाथ टैगोर की। इतना सुनते ही पीयूष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। भानु प्रताप भी बहुत खुश हो जाते हैं। पीयूष अपना एक पैर टेबल के ऊपर रहता है और राजीव को इशारे से अपने पास बुलाता है। राजीव, तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम गलत इंसान से पंगा ले रहे हो। चलो अब आवश्यक के मुताबिक सबके सामने मेरे पैर छूकर मुझसे माफी मांगो। पीयूष की बात सुनते हैं और उसकी आंखों में आंखें डालकर ग्लिस्टर शेखार यू शो, एक बार फिर सोच लीजिए, ये पेंटिंग सचमुच असली ही है ना? हाँ जी की कड़क आवाज और लाला के देखकर प्रधान जी के माथे पर पसीना आ गया। उसे लगा कि कहीं वह अपने ही बोले हुए झूठ में फंस न जाए। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और राजीव को जवाब दिया, जनक, मुझे तारों का तजुर्बा है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यह पेंटिंग असली। राजीव अपनी दमदार आदमी को धमका रही मानो और मेरे पैर छुओ। अब तुम्हारे पास यही एक रास्ता बचा है। थोड़ा सब्र करो पीयूष, कौन किसके पैर छुएगा अभी मालूम हो जाएगा। राजीव अपना फोन निकालकर किसी को फोन पर डांटते हुए जल्दी से आने को कहता है। अगले 5 मिनट के बाद फिर से डोर बेल बजता है। अदिति ने जाकर जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी महान शख्सियत को अपने सामने खड़ा देख रही है। भानु प्रताप वर्मा के घर पर आज भारत के जाने माने इतिहासकार और ईसाई हेड दामोदर प्रसाद खड़े थे। दामोदर प्रसाद में अंदर आते ही राजी मीरा को सबके सामने सल्यूट किया। यह नज़ारा देख सभी लोग दंग रह गए। माफ करिएगा राजेश सर, मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। अगर आपने अपने यहाँ होने की बात मुझे पहले कह दी होती तो मैं आपके यहाँ आने से पहले ही आंकड़ा रहता। भानु प्रताप को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। भानु प्रताप ने दामोदर प्रसाद सिर्फ अखबारों और टीवी पर ही देखा था। मुझे आज अपने ही घर में खड़ा दे भानु प्रताप को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। भानु प्रताप हाथ जोड़कर दामोदर प्रसाद की ओर, दामोदर जी, आज आपको अपनी आंखों के सामने इस तरह देख मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ।
इस तरीके से भारत के ऐतिहासिक धरोहर को संजोया है, वह वाकई काबिले तारीफ है। भानु प्रताप है, बताएं मैं आपकी क्या सेवा करूं। भानु प्रताप जी, आपसे मिलकर खुशी हुई, फिलहाल सेवा का अवसर आपको नहीं मुझे मिला है। हाँ जी सर की एक फ़ोन कॉल। फ़ोन पर किस पेंटिंग की बात कर रहे थे? दामोदर प्रसाद को बाहर खड़ा देखकर आंशिक समझ गया कि अब उसका भांडा फूटने वाला इधर उधर छुपाने की कोशिश करने लगा। उसकी हालत तो और भी ज्यादा खराब लग रही थी। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया और उसके पति में आने लगे। पहली बात तो वहां खड़े सभी लोग दामोदर प्रसाद को देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्हें यूं सामने खड़े देखने की बात कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। और दूसरी बात जो किसी के गले से नीचे नहीं उतर रही थी, वह ये कि दामोदर प्रसाद राजीव को इतनी इज्जत क्यों दे रहे थे कि सचमुच राजीव की सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर इतनी बड़ी शख्सियत के सामने आकर खड़ी हो गई। इस घटना के बाद भानु प्रताप के पूरे परिवार का नजरिया राजीव के प्रति बदल जाएगा, या फिर बात कुछ और ही होगी। पीयूष की सच्चाई आखिर किस तरह सबके सामने लाई गई और इसका अंजाम क्या हुआ? एपिसोड 9। दामोदर जी, यह रही वह पेंटिंग जो मैं आपको दिखाना चाहता था। आपके स्टाफ ने इस पेंटिंग को ओरिजिनल बताया है, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप खुद इसकी जांच करें। दामोदर प्रसाद अपने साथ कुछ टूट लेकर आए थे। उन्हीं टोन्स को हाथ में लेकर दामोदर प्रिंटिंग की तरह पढ़ते हैं। मैं अभी तुरंत इसकी जांच करके आपको बताता हूँ। दामोदर प्रसाद अपनी मैग्नीफाइंग ग्लास और एक एग्जामिनर्स को लेकर उससे प्रिंटिंग को चार्ज नहीं लगते हैं। कुछ ही मिनट में दामोदर प्रसाद अपने सारे दोस्त एक किनारे रख देते हैं और हताशा से राजीव की ओर देखते हैं। मुझे इस पेंटिंग को ज़्यादा एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये पेंटिंग बेशक निकली है। इस पेंटिंग का रंग, टेक्सचर, चीज़, मटेरियल और सिग्नेचर आप खुद ही काफ़ी है। ये तय करने के लिए यह पेंटिंग आती नहीं है। दामोदर प्रसाद की बातें सुनकर वहां खड़ा हर कोई चौंक गया। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि पीयूष ने जो पेंटिंग दादाजी को तोहफे में दी है वह नकली होगी कि उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। प्रधान जी एक मौका ढूंढने लगा। वहां से रफूचक्कर होने का मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको ये पेंटिंग कहाँ से मिल गए। आप मुझसे कहते तुम्हें किसी भी महान पेंटर की ओरिजिनल पेंटिंग आपके घर पहुंचा देता। दामोदर, चाहिए थी, कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पहले से ही मालूम था कि यह पेंटिंग नकली है, क्योंकि ओरिजिनल तो मेरे घर पर है। दरअसल आप एक स्टाफ ने दावा किया था कि पेंटिंग असली है, बस इसलिए मुझे आपकी मदद लेनी पड़ी। मेरा कौन सा कितना गैर जिम्मेदार है जो इतनी सी बात भी प्रूफ ला कर पाया। आप मुझे बस उसका नाम बताए, मैं उसे पेंटिंग किस तरह जाती है ये बखूबी सिखाऊंगा। नेकी और पूछ आपका वह महान स्टाफ अभी यह हमारे बीच ही मौजूद है। उस महान शख्सियत का नाम है, पर हादसे पर कुछ समझ में आ गया था कि अब वहां से निकलकर कहीं नहीं जा सकता। उसने सोचा कि सच्चाई को कबूल करना है और उसे इस झंझट से बचा सकता है। पर आंशिक हाथ जोड़कर दामोदर प्रसाद के पैर पकड़ने लगा। खुद को बचाने के लिए उसने रोने का नाटक शुरू कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने इन लोगों को पेंटिंग के लिए झूठ कहा। एक नकली पेंटिंग को असली बताकर मैंने हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब किया है। आप जो भी सजा देंगे मैं उसे मान लूंगा। माफ कर दो। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि इस गलती की माफ़ी मिलेगी? तो मैं तुम्हारे जैसे लोगों के चलते किसी का हम पर विश्वास नहीं होता। कम से कम ये तो सोचते कि तुम किसी इंसान के सामने झूठ बोल रहे हो। क्या तुम राखी पर को जानते नहीं? पर उनको अब राजीव के अलावा कोई और बचाने वाला नहीं था। उसने मौका देखकर राजीव के पैर पकड़ लो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपको पहचाना नहीं। एक बेवकूफ़ इंसान के बहकावे में आकर मैंने इतनी बड़ी गलती की है। राजीव को पता था कि इस मौके पर किस तरीके से पीयूष की होड़ निशाना साधा जाए। क्या कर रहे हैं? प्लीज़ मेरे पकड़ी, लेकिन आपको इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आप मुझे एक जिम्मेदार इंसान लगते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि किसके बहकावे पर आपको झूठ बोलना पड़ा? वहाँ से उठकर खड़ा हुआ और की तरफ मुड़कर कहने लगा, उसने मुझे झूठ बोलने पर मजबूर किया। दरअसल कुछ साल पहले इसने मुझे कुछ पैसे उधार दिए थे। मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए इसलिए मुझसे झूठ बोला, या ताकि राजीव सर को सबके सामने पेश कर सके। भानु प्रताप वर्मा के परिवार में पीयूष का बड़ा सम्मान किया जाता था। आज उसकी असलियत देखकर सभी हैरान थे कि उसके लिए तो मानो मुंह छुपाने की कोई जगह ही ना बची हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फरहान शेख का मुंह कैसे बंद किया जाए, क्योंकि उसको कोई और उपाय न सूझा तो वह सबके सामने फरहान शेख पर चिल्लाने लगा, एक साथ आपका दिमाग खराब हो गया।
क्या भला मैं अपनी ही लाई हुई पेंटिंग के लिए आपसे क्यों झूठ बोलूँगा? मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे धोखे से यह नकली पेंटिंग किसी ने असली बताकर भेजी है और इस असलियत का मुझे अभी अभी पता लगा है। अभी न्यूज़ भानु प्रताप की ओर बढ़ता है और उन्हें पहनाने की कोशिश करने लगता है। दादाजी, आपको तो मुझ पर भरोसा है ना, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि स्नैक सब मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। अगर मुझे पता होता कि शेख साहब ऐसे इंसान हैं तो मैं उन्हें यहाँ कभी नहीं बोला था। अरे ऐसे इंसान को तो कभी कोई काम सपना ही नहीं चाहिए। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मेरे फ़ोन पर तुम्हारे भेजे हुए मैसेज अभी भी है। बोलो तो सबको दिखाकर तुम्हारी असलियत अब सामने लाता हूँ। प्रधान की बात सुनकर पीयूष की नज़रें नीची हो गई। अब उसके पास दिखावा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वहां खड़े सभी लोगों को पता चल गया था कि पीयूष ने ही ये सारा तमाशा किया है। तभी राजीव अपना एक पैर टेबल के ऊपर रहता है और पीयूष की ओर इशारा करता है। अब मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें क्या करना होगा। शर्त के मुताबिक अब तो मेरे पैर मुझसे माफ़ी मांगोगे। की बातें सुनकर उसने आज तक कभी किसी के आगे अपना सभी नहीं चुकाया था। उसके लिए अपनी गलती मानकर राह जी के पैर छूना संभव था। तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के फांसी के सामने मैं कभी नहीं झुकेगा। ये सब तमाशा देखकर भानु प्रताप परेशान होने लगे। उन्होंने पीयूष का पक्ष लेते हुए मामले को शांत करने की कोशिश। पीयूष बेटा छोड़ो इन सब बातों को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पेंटिंग असली है या नकली, भले ही तुम्हें किसी ने धोखे से, ये तुम तो मेरे लिए बड़े प्यार से लाए हो ना। मुझे पेंटिंग बेहद पसंद है और मैं इसे अपने ड्राइंग रूम में ही रखूंगा। जी बड़ी हैरानी से भानु प्रताप की ओर देखने लगा। सर जी को कहीं ना कहीं पता ही था कि भानु प्रताप और उनका परिवार पीयूष को बड़ी आसानी से माफ कर देंगे। राज्य का मकसद पूरा हो चुका था। उसने पीयूष और अदिति को अपनी इंसल्ट का करारा जवाब दिया था। इसी बीच दामोदर प्रसाद राजीव से जाने की इजाज़त मांगते हैं। मुझे लगता है कि आप मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो बस अपने हिसाब से मुझे एक फ़ोन करवा दीजिएगा। मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। एक साहब, अब आप आराम कीजिए। आपको कल से ऑफिस आने की तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सस्पेंशन लेटर आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। इतना कहकर दामोदर प्रसाद भानु प्रताप के घर से चले गए। फौजी को लगा कि अब उसे भी वहां से चलना चाहिए। पूरा जीवनी प्रिया की ओर देखा। काफ़ी देर हो गई है, अब मैं भी चलता हूँ। तुम कहो तो तुम्हें और अंकल आंटी को भी घर तक जॉब कर देता हूँ। के बाद राजीव भानु प्रताप के घर से बाहर निकाल कर अपनी गाड़ी में प्रिया का वेट करने लगता है। आज राजीव के साथ जो कुछ भी हुआ उसे राजीव भूल नहीं पा रहा था। अपनी इस बेइज्जती का राजीव इन सब को करारा जवाब देना चाहता था। कुछ देर तक सोने के बाद राजीव ने अपने फ़ोन से धीरेन्द्र शेखावत को कॉल किया था। जीवनी धीरेन्द्र को फ़ोन पर कुछ इंस्ट्रक्शन होती है। धीरेन्द्र शेखावत से फ़ोन पर बात करने के बाद राजीव के चेहरे पर एक डरिंग स्माइल थे। ये तो साफ था कि शादी में धीरे मुझसे कुछ ऐसा करने को कहा जिससे वह अपनी इंसल्ट का बदला भेज सके। मगर राजीव ने धीरेन्द्र शेखावत को ऐसा क्या करने को कहा होगा? आती क्या थी राजीव के दिमाग में चल रही अगली चाल? एपिसोड 10। हेलो धीरेन्द्र, मैंने तुम्हें भानु प्रताप के परिवार को अपनी मीटिंग में इनवाइट करने को कहा था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें उस इनविटेशन को कैंसिल करके सिर्फ रमेश वर्मा के परिवार को मीटिंग के लिए इनवाइट करना है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ट्यून रखने के बाद रांची मन ही मन सोचने लगा कि उसे हर कोशिश करके प्रिया को कामयाब बनाना होगा। मजीद ने 5 साल पहले अनजाने में जो गलती की थी उसकी सजा प्रिया और उसके परिवार को चुकानी पड़ी है। रांची किसी भी कीमत पर प्रिया और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करने वाला था। कुछ ही देर में प्रिया और उसके माता पिता आ गए। राजीव ने उन लोगों को उनके घर ड्रॉप किया और खुद भी वहां से चला गया। अगले दिन सुबह राजीव ने अपने खानदानी मेरा एम्पायर के ऑफिस जाने का प्लान बनाया। राजीव के दिमाग में बीते दिन हुए घटनाओं ने घर कर लिया था। राजीव के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, एक एक करके अंजाम देने वाला था। राजीव अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसके पास प्रिया का फ़ोन आया कि राजीव को बताया कि आज सुबह से राजीव से मिलने की उम्मीद कर रही है। इतना सुनते ही राजीव बहुत खुश हो गया। वह तो मौका ढूंढ ही रहा था कि उसे अपनी बेटी के साथ समय बिताने का अवसर जितने छठ पूजा को हाँ कह दिया। कुछ ही देर में राजीव प्रिया के घर पहुंच जाता है। हाय प्रिया, कैसी हो तुम? आर्य कहाँ है? अच्छा किया राजीव जो तुम जल्दी से यहाँ के, ये लड़की सुबह से कुछ नहीं खा रही है, जिद किए बैठी है कि राजीव अंकल के साथ घूमने जा रहा है। अगर तुम कुछ देर फ्री हो तो क्या तुम इसे साथ घुमा लाओगे? तुम तो एक ही
मेरी फेवरेट बन गए हो। हाँ क्यों नहीं, मैं तो आज दिन भर ही फ्री हूँ। तुम बेफिक्र होकर उसे मेरे साथ भेज दो, मैं शाम को उसे वापस तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। इतना ज्यादा उल्टी हुई आती है और राजीव की गोद में चढ़ने लगती है। अपनी बच्ची को इस तरह देख राजीव का मन गदगद हो जाता है। मुझे आपके साथ गाड़ी में घूमना है। बहुत कुछ था, गोसे पार्क लेकर जाता है जहां दोनों बहुत मस्ती करते हैं। तभी अचानक राजीव को याद आता है कि उसे ऑफिस भी जाना है। राजीव आर्य को गाड़ी में बिठाकर ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। बेटा अब मैं तुम्हें जहां लेकर जा रहा हूं उसके बारे में तुम अपनी मम्मी से कुछ मत कहना। बेटा क्या तुम मुझे डैड बुला सकती हो? अगर तुम मुझे डैड बुलाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपनी बेटी के मुंह से खुद को क्या कहता सोना राजीव भावुक हो गया। उसे लगा कि उसे जीवन की सारी खुशियां मिलने लगी हो। कितने में राजीव अपने ऑफिस पहुंच जाता है। वह खड़ी सिक्योरिटी गार्ड उसे पहचानते नहीं है और उसकी गाड़ी को करवा दे पर रोक देते हैं। सॉरी सर, आप इस तरह बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते। तुम कुणाल को फोन करो और कहो कि राजीव का चचेरा भाई था ना जी की गैर मौजूदगी में सर्वप्रथम कुणाल नहीं संभाला हुआ था। राजीव के मुंह से यह कुरान का नाम सुनकर सिक्योरिटी गार्ड्स हैरान रह गए। उन्होंने कुरान को खबर भिजवाया तो कुणाल ने उन्हें राजीव से माफी मांगकर उसे अंदर भेजने का ऑर्डर दिया। सर वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। राजीव नेहा को इस तरह अंदर ले जाना सही नहीं समझा। बेटा डाइट कुछ देर में एक काम करके आते हैं, तब तक तुम्हें गार्ड अंकल के साथ खेलो लो। जीवनी सिक्योरिटी गार्ड्स को आर्या का खास ख्याल रखने को कहा और खुद अंदर चला गया। हालांकि राजीव को अपने खानदानी बिजनेस और पैसे में दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी स्पष्ट कीजिए पूरा बिजनेस प्रॉपर्टी और जायदाद राजीव के पिता प्रताप मेहरा राजीव के नाम कर चुके थे। इसका मतलब यह था कि आज राज्य भारत के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक का, या फिर यूं कहें कि राज्य आज भारत का सबसे अमीर और पावरफुल इंसान था। ऑफिस में पहुंचते ही राजीव सीधा कुणाल के केबिन में दाखवा। आज इतने सालों बाद राजीव को अपनी आंखों के सामने देख कुणाल उठकर राजीव के गले लग गया। भाई कैसे हो आप? आपको अपने सामने खड़ा देख लो खुशी हो रही है। ये सब कुछ आपका ही तो है जो मैं संभाल रहा हूँ। आप बस हुक्म करिए ना जी ने कुरान के कंधे पर हाथ रखकर उसे अब तक बिजनेस को इतना अच्छा संभालने की सभा। शिरीन आज तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम्हारी मेहनत हमारी कंपनी की सफलता में साफ दिखती है। हमारी कंपनी ने दिल्ली के कई बिजनेस हाउसेस में पैसा इसी मामले में तुमसे बात करने आया। हाँ भाई, अब तो तुम जानते ही होगे हमारी कंपनी ने काफ़ी अच्छा पैसा लगाया है उन पर, या फिर साफ कहा जाए तो उनका धंधा हमारे पैसों पर ही चल रहा है। हाँ भाई, लेकिन शादी में तो आपका प्यार है ना, और हमारे परिवार की वजह से उन्हें जो भी तकलीफ हो हम उसी की भरपाई में उसके बिजनेस में पैसा लगाते हैं। ये सब तो आपको पता ही है। कुणाल आज के बाद उस लड़की का नाम मेरे प्यार के साथ मत छोड़ना। उस लड़की का कोई मान नहीं है। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि हमारी कंपनी ने उन पर जितना भी इन्वेस्ट किया है उसे ब्लॉक कर लिया जाए। शालिनी वर्मा के साथ हो रहे सारे प्रोजेक्ट को और जिनकी कैंसिल कर दो। उनके साथ अब किसी भी तरीके का बिजनेस रिलेशन नहीं रखना है। ठीक है भाई, जैसा आप। इसके साथ ही हमारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को ये ऑर्डर दिया जाए कि हमारी कंपनी के नए प्रोजेक्ट के लिए नए बिजनेस हाउसेस को टेंडर सौंपा जाए। बिल्कुल भाई, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। कुरान से इस मुलाकात के बाद राजीव ऑफिस से बाहर जाने लगा। बात साथ ही राजीव अब जाता था कि उसकी कंपनी शालिनी की बजाय पूजा के बिजनेस में पैसे लगाए। उधर आर्या सिक्योरिटी गार्ड के साथ खेल रही थी। तभी शालिनी की गाड़ी ऑफिस के अंदर आने लगती है। सनी अपने बॉयफ्रेंड रोहन सेन के साथ कंपनी के नए प्रोजेक्ट के लिए बात करने आ रही थी। सिक्योरिटी गार्ड्स शालिनी को अच्छी तरह पहचानते थे क्योंकि वह अक्सर महिला के ऑफिस में आया करती थी, इसलिए गार्ड्स ने उन्हें रोका नहीं। मगर शालिनी ने जब वह आर्य को देखा तो उसने अपनी गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर सिक्योरिटी गार्ड से बात करने लगी कि किसी राजीव सर के साथ आई है। वह कुणाल सर से बात करने अंदर गए हैं, इसीलिए ही बच्चे हमारे साथ खेल रही है। जो आदमी ने सोचा कि आखिर रांची इस कंपनी के ऑफिस में क्या करने आया है, और वह भी कुणाल के पास। फिर वह मन ही मन हंसकर सोचने लगी कि वह भिखारी जरूर यहाँ नौकरी के लिए गिरगिलाने आया होगा। शायद नहीं, अपने मन की बात रोहन से कहने लगी। वह भी कह रही है नौकरी के लिए गिड़गिड़ाने आया होगा। मैं उसे यहाँ कभी काम नहीं करने दूंगी। मैं अंदर जाकर उसकी जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा दूंगी। रोहन की बातें सुन रही थी। आलिया को शालिनी की बातें अच्छी नहीं लगी। आर्य की बातें सुनकर चांदनी को बहुत गुस्सा आने लगा। उसने जोर से आर्या का हाथ पकड़ा और उसके गालों को अपनी उंगलियों से दबाने लगी। लड़की ज्यादा चपर चपर मत करो।
ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि सारी बोलती बंद हो जाएगी। इससे बाहर निकलने लगा। ये सब कुछ होते राजीव ने अपनी आंखों से देखा। शालिनी को आर्या के साथ ऐसा करते थे जिनका खून खौल उठा। वह भागता हुआ शालिनी की ओर गया और आर्य से उसे दूर करके शालिनी को एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुम पहले ये बताओ कि तुमने मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया? शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें सिर्फ थप्पड़ ही मारा है। दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी के अभी तुम्हारी जान ले लूंगा। रांची का ऐसा रूप देखकर चांदनी और रोहन दंग रह गए। स्वामी के आगे पीछे घूमने वाला राजीव उस पर हाथ उठाएगा, यह उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। 2 कौड़ी के आदमी को तुम दिल्ली की कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी और यह मेरा वादा है। मैं इस कंपनी में मुझे बर्बाद करने के सपने बाद में देखना, पहले तुम अपनी बर्बादी से बचने का रास्ता ढूंढो। इसी कंपनी के पैसों पर तुम्हारा बिजनेस चलता था ना। अब तुम मेरी एक बात याद रखना, द मेहरा एम्पायर में अब बुरे लोगों पर पैसा लगाना बंद कर दिया है। अंदर जाने से पहले मेरी इस बात को दोबारा याद करना। को अपनी गोद में उठाया और उसे लाते हुए गाड़ी में बिठा कर चला गया। शालिनी को राजीव की कही बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर राजीव में इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसे यह क्यों कहा कि जब महिला अंपायर ने अब बुरे लोगों पर पैसा लगाना बंद कर दिया है, आगे शालिनी के साथ जो होने वाला था तो उसने कभी नहीं सोचा होगा। राजीव ने उसके साथ जो कुछ भी किया वह उसे भूल नहीं पा रही थी। फिर भी शालिनी ने उसे नज़रअंदाज करके रोहन के साथ कंपनी में प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए जाना ज़्यादा जरूरी समझा। एपिसोड 11। देख रहे हो रोहन, इस भिखारी की इतनी हिम्मत कि उसने मुझसे इस तरह से बात की। वह मेरा साम्राज्य, उसके पिता की तरह बात कर रहा है। जैसे ही राजीव जाने लगा तो शालिनी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अगर उसका बस चलता तो वह अभी राजीव को मार डालती। शालिनी तुम प्लीज शांत हो जाओ, इस हरामजादे को तो मैं इसकी औकात अच्छे से दिखाऊंगा। अभी तुम अपने नए प्रोजेक्ट पर फोकस करो। हमें अंदर जाकर हमारी नई डील अप्रूव करवानी होगी, तो मैं भी अपनी कंपनी के बारे में सोचो। अपनी सूट की कॉलर को सेट किया और अपने हाथ में नए प्रोजेक्ट की फाइल लिए 2 मैं बाड़मेर दाखिल होने लगे। शालिनी अपने प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी बातें दम मदार के झरना अंकित बजाज से करती थी। अब तक शालिनी के सारे टेल्को अंकित बजाज अप्रूव कर दिया करते थे, क्योंकि उन्हें कुणाल मेहरा ने ऐसा करने की एक ऑर्डर दिए थे। हाँ जी से मुलाकात होने के बाद कुणाल ध्यान की बजाज को शादी के सारे प्रोजेक्ट करने को कह दिया था। अब साध्वी के भजन उसका उपाय से किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिलने वाला था। चौधरी और रोहन फुल कॉन्फिडेंस के साथ सीधे अंकित 50 कितने दिन में चले जाते हैं। हेलो निशाली गई है, आज अचानक हमारे ऑफिस में कैसे आना हुआ? करवानी आपके ऑफिस आऊंगी। शायद आप भूल गए होंगे, यह बातें तो होती रहेंगी। आप सबसे पहले ऐसे स्पेशलिटी को टेस्ट की थी जो रोहन खास आपके लिए दार्जिलिंग से लाया है। हमें पता है कि आपको 365 पसंद है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी यह नोट बिजनेस पार्टनर हमारी कंपनी से आप पर पैसे में रोज करती है ना। ठीक है। अंकित बजाज की बातें चांदनी को बहुत अच्छी लगी। इससे पहले अंकित ने कभी उससे बात नहीं की थी। एक बार हमारी प्रोजेक्ट फाइल को मैसेज कर ली थी। आपके साथ कोई बिजनेस प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और यह मैं नहीं कह रहा। यह मास्टर कुणाल मेरा क्या ऑर्डर है? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? और फिर अचानक ऐसे डिसीजन का कारण क्या है? इसलिए मैसेज किया गया है तो मेरा बात नहीं। अब बुरे लोगों पर पैसा लगाना बंद कर दिया है। अंकित बजाज की बात सुनकर उस आदमी और रोहन दंग रह गए। डांस क्लास लाइने तो चांदनी के होश ही उड़ा दी है। रांची में भी शालिनी को इंक्रीज यही कहा था। शालिनी और रोहन अंकित बजाज की बातें सुनने के बाद उसके ऑफिस के बाहर आ गए। शालिनी को अभी जो कुछ हुआ उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्या तुम्हें अंकित बजाज की बात सुनी? उसने एग्जैक्टली उसी लाइन को दोहराया कि राजीव ने कहा था, और जो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। कहीं हमने राजीव को अंडर एस्टिमेट तो नहीं किया? कंपनी में किसी बहुत बड़े आदमी के साथ पहुंचे और उसमें इसी कॉन्ट्रैक्ट का फायदा उठाया है। तुम्हें तो पता ही होगा कि दिल्ली में मीटिंग होगी ना, इसकी है। मेरे पास उस मीटिंग के पास है। यदि 100 पर्ची नहीं थी, हम दोनों वहां जाएंगे और बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। फिर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेसिलू मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे कभी मिलती हूँ। ओके बाय। सॉरी। दूसरे को अखियां से चला गया। अपना फ़ोन निकाला और राजीव को मैसेज करके देख ले। फ़ोन में मिलने के लिए बुलाया। शादी न्यूज़ में स्टोन में राजीव का वेट कर रही थी। कुछ ही देर में राजीव भी वहां आ जाता है। ना जी, बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड टीमें शालिनी के सामने आकर बैठता है। कहो शालिनी, तुमने मुझे इस तरह अर्जेंटली ये क्यों बुलाया है? मिलता जो कुछ भी हुआ, क्या उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ था?
हम इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए कि आदमी को राजीव भी उसकी जगह वापस दिलवा सकता था। इसलिए अब शालिनी राजीव का फायदा उठाना चाहती थी। राजीव ठीक होने के बाद भी मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। तुम चाहो तो हम दोनों फिर से एक साथ आ सकते हैं। तो बहुत दूर की हंसी आने लगी, लेकिन राजीव शालिनी की बकवास करो सुनना चाहता था। पूरा जी ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया। क्या चाहती हो तो हम दोनों साथ आ गए तो फिर तुम्हारे मंगेतर रोहन का क्या होगा? कोई इरादा नहीं है। मुझे तो तुम्हारी जैसी स्मार्ट और मच्छर इंसान अच्छे लगते हैं, और फिर मैं रोहन के साथ होने का नाटक सिर्फ हम दोनों की फ्यूचर के लिए ही तो कह रही हूँ कि पार्थिव शेखावत की मीटिंग की फांसी थे। अगर मुझे वहां से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है तो तू डबरा एम्पायर में बात करके मेरे दिल को अप्रूव करवा देना। जो हम दोनों की शादी की बात सुनकर हैरान रह गया। मन ही मन सोच रहा था कि आखिर कोई इंसान इतना कहते गिर सकता है। शालिनी को बस अपने मतलब के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना होता था, लेकिन अब वह कुछ समझ चुका था और वह इस लड़की के झांसे में नहीं आने वाला था। हाउ टू टॉक टू मी लाइक जाए तो बकवास बकवास किए जा रहे हो, तुम्हारी आदत है। मेरी क्वालिटी का फ्रिज कंपनी ने कैंसिल करवा कर खुद को बहुत महान समय मिले तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी की बातों से मालूम राजीव को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह बड़े आराम से कॉफी पी रहा था। आसपास के लोग शालिनी को इस तरह चिल्लाते हुए देख रहे थे कि शालिनी खुद को ज्यादा इंसल्ट फील कर रही थी। मेरे साथ मेरे पालतू कुत्ते की तरह रहते ना तो तुम्हारी मौज रहती, लेकिन अब दर दर भट होगी और भीख मांगोगे। शालिनी चिल्लाते रह गई और राखी बड़े आराम से अपनी कॉपी फिनिश करके उससे स्टोन पर निकलने लगा। मैं बस तुम्हें एक ही बात कहना चाहूंगा, शालिनी किस तरह दम एम्पायर बुरे लोगों पर आप ऐसा नहीं लगा था, ठीक उसी तरह धीरेन्द्र शेखावत भी अब बुरे लोगों पर पहचान नहीं लगाता। बात सुनकर सकते में आ गए। उसने फिर एक बार राजीव को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की थी। लेकिन क्या राजेंद्र शेखावत ने सवाल लगाने वाला था कि धीरेन्द्र शेखावत ने जी के कहने पर किया होगा। एपिसोड 12। बेटा आज तो तुम दिन भर राजीव अंकल के साथ ही तुम्हें मजा आया। उनके साथ मैंने उनकी फोटो मेरे बेटे अपने माता पिता के साथ डाइनिंग टेबल कर रही थी। मन ही मन राजीव के बारे में सोचने लगी। सच में समझ में आ रहा था और शायद अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करना चाहती थी। प्रिया के पेरेंट्स उसे राजीव की तारीफ करते हुए चुपचाप देख रहे थे। उनके पिता रमेश वर्मा को तो कहीं न कहीं शुरू से ही पसंद था। उन्हें राजीव की काबिलियत पर पूरा भरोसा था, लेकिन वह अपनी बीवी के सामने कुछ बोल नहीं पाते थे। इसलिए सुरेश वर्मा ने अपनी बेटी को जवाब देते हुए कहा, वीडियो प्रिया, इस पर तुम्हारी माँ का जो भी फैसला होगा वही मेरा भी फैसला होगा। अपने पति की बात सुनकर सरला को गुस्सा आ गया और उसने खाने की प्लेट पर दूर से चम्मच भटकते हुए कहा, हर बात में मेरा सहारा लेना बंद करो। प्रिया तुम्हारी भी बेटी है। सरवन एक लंबी सांस ले और प्रिया को समझाते हुए कहने लगी, ठीक हो बेटा, मुझे नहीं पता कि राजीव अच्छा इंसान है या नहीं, लेकिन सच तो यह है कि राजीव का क्रिया टेबल नहीं है, इसलिए मैंने इस बारे में कुछ सोचा है। इतना कहकर लाल धानी तेनू छोड़कर कमरे में चली गई और उसके पिता सरला को इस तरह देखकर खुश हो रहे थे। कुछ ही देर में सलाद एक चेक लेकर वापस डाइनिंग टेबल पर आ गई। प्रिया, तुम्हारे पापा और मेरी जीवन भर की कमाई से हमने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ सेविंग किए थे। मैं चाहूंगी कि मेरे सेट किए हुए 25 लाख रुपयों की मदद से हम राजीव को एक रेस्टोरेंट खोल कर दे ताकि तुम दोनों का फ्यूचर सिक्योर हो सके। मेरी बच्ची अपनी माँ की बातें सुनकर आंखों में आंसू आ गए। उसे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह रिया करे। भले ही अच्छी ना हो, दिल की हद थी, लेकिन माँ ही पैसे तो आपने अपनी और पापा की बुढ़ापे के लिए रखे थे ना। फिर आप इस तरह राजीव की हेल्प मत कीजिए, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। ये सब मैसेज तुम्हारे लिए नहीं कर रही। आर्य जब बड़ी होगी तो उसकी भी जरूरत होगी, और रही बात मेरी और तुम्हारे पापा की, तो हम अभी पैसे कमा सकते हैं। मैं और तुम्हारी पापा कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे। फौजी प्रिया के घर पर उससे मिलने जाता है। प्रिया ने बीती रात की सारी बातें राजीव को बताएं और उसे अपनी मां के डिसीजन के बारे में भी बताया कि किस तरह वह अपनी शेविंग शादी करना चाहती है। सरला की डिसीजन नहीं रांची के दिल को छू लिया था, ना कि राजीव को इन पैसों की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वह ऑलरेडी इतने बड़े दिन उसका मालिक था। प्लीज राजीव अपनी असलियत अभी किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने साला के चेक को एक्सेप्ट कर लिया और मन ही मन सोचने लगा कि एक दिन वही पैसों को वापस लौटा दिया। मैं तुम्हारे पेरेंट्स का एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। अबे मेघ चौधरी एवं जाओ, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने लगे हैं। तुम बताओ इतनी सुबह कैसे आना हुआ? तो मैं तुम्हें मिनी में ले जाने आया हूँ।
मीटिंग से पहले उसने कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं। चलो जल्दी चलते हैं, वरना हमें देर हो जाएगी। हमारे पास उस इवेंट का इनविटेशन भी नहीं है। तुम मंडल कर लूँगा, तुम बात करो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बटन सेल है। मैं बस अब तुम्हें इस सक्सेसफुल होते देखना चाहता हूँ। एनी टाइम से बात करते बात एवरीथिंग फॉर द नेशन। राजीव न्यूज़पेपर को मोड़कर अपनी पॉकेट में रख लिया। राजीव ने पिया का हाथ पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और वह दोनों इवेंट ओपनिंग सेरेमनी में भानु प्रताप वर्मा अपने ग्रैंड चिल्ड्रन साकेत और अदिति के साथ वहां पहुंचे थे। उनके साथ अदिति का पति भी उस पर था। वह लोग आपस में बातें कर रहे थे। आज ऑफिस के देवेंद्र शेखावत मुझे पहचान ले। हमारी एक बार मुलाकात तो हुई थी, एक बार बस हमारे अच्छे रिलेशन जाए, फिर मुझे इसका बहुत फायदा मिलेगा तो तुम खुद के लिए बनवाया था। इस तरफ से गिफ्ट भी राजीव की गाड़ी वहां आए। राजीव और प्रिया को एक साथ बाद एक दो लोग हैरान हो गए। हमारे देश के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हैं। शाहिद की बात खत्म होते ही मजाक उड़ाने लगे। प्रिया शायद भूल रही हो कि इनविटेशन वर्मा खानदान के लिए था, ना कि तुम्हारे लिए। दादाजी ने की परमिशन नहीं दी है, फिर भी तुम पिक्चरों की तरह इस लूजर के साथ में उठाकर चली आए हो। तुम्हें हमारी नहीं अपनी पिक करनी चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर कुछ लोग पर एक इनविटेशन लिए घूम रहे हैं। तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन हमारे खानदान की बहुत इज्जत है, और वैसे भी हमें धीरेन्द्र शेखावत ने प्रोमिनेंट बिजनेस हाउस के तौर पर इनवाइट किया है। तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की काफ़ी इज्जत है। कौन नहीं जानता तुम्हें तो शायद अपना एक दिखाने की जरूरत ना पड़े, और तुम्हारा चेहरा देखकर ही तो मैं हाथ जोड़कर अंदर ले जाएंगे। ना कार किसे अंदर ले जाएंगे और किसे धक्के मारकर बाहर निकालेंगे, ये तो आप ही पता चल जाएगा। इतनी भी पीयूष ने अपनी पॉकेट में रखे निकाला, उसके होश उड़ गए। सब कुछ देख उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी होने लगी। 10वीं पास वालों जरूर इस मशीन में खोज कर पाया। आप एक बार ठीक से चेक करें, ये पास हो ही नहीं सकते। वहां खड़े गार्ड ने दोबारा चेक किया, लेकिन भोपाल से इनविटेशन कार्ड के साथ धक्का मुक्की करके अंदर जाने लगा। तभी कार्ड ने उसे पकड़कर पीछे धकेल दिया। ये तमाशा बंद करो, निकलो यहाँ पर। एक तो झूठी पास लेकर आए हो और ऊपर से चोरी कर रहे हो। चुपचाप चले जाओ, वरना अभी पुलिस तुम्हें घसीट कर बाहर निकालेगी। वर्मा खानदान के साथ हुए बर्ताव को देखकर उन लोगों की आंखें शर्म से झुक गई। उनकी बहुत काफ़ी इंसल्ट हुई। इसी बीच राजीव प्रिया का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा तो अपना ही पास दिखाया। गार्ड ने उसको स्कैन किया। दुनिया को तो ये सब देख विश्वास ही नहीं हो रहा था। वर्मा खानदान के बाकी खड़े लोग राजीव प्रिया को देखते रह गए। वह सोच रहे थे, क्या कृष्णा जी ने ऐसा क्या किया था कि इतने बड़े इवेंट का इनवाइट मिल गया आगे जो होने वाला था। वह तो इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। एपिसोड 13। नमस्ते राजीव जी, हम इस आयोजन में आपका और आपके अधीनस्थ का स्वागत करते हैं। यहाँ आपकी सीट है। जैसे ही राजीव और प्रिया इवेंट हॉल में दाखिल हुए, दो परिचारकों ने उनका स्वागत किया और उन्हें आगे की पंक्ति में सीट मिल गई। प्रिया ने कभी नहीं सोचा था कि इस इवेंट में उनके साथ ऐसा व्यवहार होगा। वह आश्चर्यचकित होकर राजीव की ओर देखने लगी। इनवाइट ऑफिस कहाँ से मिली, और वह भी फ्रंट रो की। फ्रंट रो तो सिर्फ प्रोमिनेंट दिल्ली गेट के लिए ही होती है। इस तरह हमें तो बहुत सवाल करती हो। मुझे सीमेंट के पास अपनी ब्रोकर से मिले हैं। बस फर्क इतना है कि तुम्हें तुम्हारे दादाजी की तरह फेक पास एक नहीं बल्कि ओरिजिनल पास इस मेले की भोपाल धीरेन्द्र शेखावत ने खुद हमारे विपरीत था उसके लिए भेजा था। फिर भी उन्हें एंट्री क्यों नहीं मिले? जानता ही कौन है, क्यों नहीं इतने बड़े इवेंट का इनवाइट भी आ जाए। किसी ने उनके साथ मजाक किया है। धीरे धीरे हॉल में बड़े बड़े बिजनेस दिल्ली गेट की होने लगी। व्हाट्सएप नहीं हुआ था, उन्हें पीछे कॉरिडोर में खड़े रहने की जगह दी गई थी। भानु प्रताप वर्मा का परिवार भी वहीं खड़ा था। तभी बड़े डेलीगेट धीरेन्द्र शेखावत को खुश करने के लिए तोहफे लाए थे। प्लीज के सामने बने कैबिनेट में सबके तौर से रखवा दिए गए थे। क्या कि नेट के ऊपर वाली शर्ट में राजीव ने को पूर्ण करके रखा था। ये वही पेपर था जिसे निकलते वक्त राजीव भैया के घर पर लिया था। प्राची को यूपी पर रखते थे या उससे सवाल करने लगी, वहां क्यों रखा और उसमें क्या लिख? तुम्हें तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। पास मौजूद लोगों को देखिए, सब सुरेंद्र शेखावत के लिए कुछ ना कुछ तोहफा लाए हैं, तो मैंने भी अपनी तरफ से धीरेन्द्र शेखावत के लिए वहां कुछ रखा है। तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? हम कुछ बेटर पहन कर सकते थे। उस कागज के टुकड़े से क्या होगा? लोगों ने तो काफी कीमती तो फैला रखे हैं। आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक सौरी और उनके सामने झुंझुनू में बैठे साथी और पर पड़े। उसके बढ़ते कदम रुक गए हैं और उसने प्रिया को घूर कर देखा।
राजीव को वहां बैठा दें। चांदनी ज्यादा हैरान नहीं हुई थी, समझ गई थी कि राजीव का उस शहर में किसी बड़े इंसान के साथ कोई कनेक्शन है, तभी तो उसने दी मेहरा एम्पायर से शालिनी का पत्ता कटवा दिया। आरिफ कनेक्शन का फायदा उठाकर राजीव इस इवेंट में आया हो रही हो। जल्दी से सेल्फी क्लिक करके पीछे आ जाना, वरना तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर भगा दिया। चाय का शादी में साध्वी की बकवास पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। शामिल होने वाले हैं और शालिनी जब इवेंट को धीरेन्द्र शेखावत ने ऑर्गेनाइज किया हो तो ऐसे बड़े पर्सनैलिटी इसका यहाँ आना आम बात है। पहली बार में किसी अपने बड़ी इवेंट का हिस्सा बनने वाली हो। आज हमारे फेवर में सब कुछ हो। स्क्रॉल कुछ ही देर में शुरू हो गया। इस पर लाइट का तारों का उत्तरी मशहूर मॉडल रेंजर दिव्या खन्ना के स्टेज पर एंट्री होती है और वह इस इवेंट को होस्ट करने लगती है। इसके बाद स्टेज पर महेश अग्रवाल को बुलाता है ताकि वहां मौजूद डेलीगेट को अर्जित कर सके। कुछ दिन स्पीच देने के बाद महेश अग्रवाल ने धीरेन्द्र शेखावत का जिक्र किया। उन्होंने धीरेन्द्र शेखावत के अचीवमेंट के बारे में बताया कि किस तरह इतने कम समय में धीरेन्द्र ने हमारे बॉर्डर्स फॉर स्वीट तो बैलेंस और अरेंजमेंट किए हैं। महेश अग्रवाल ने बताया कि इंडिया और पाकिस्तान की बहुत सारे जवाबी हमले में धीरेन्द्र शेखावत की लीडरशिप में हमारी याद ही नहीं बढ़ी, जीत हासिल की है। इसके बाद महेश अग्रवाल ने धीरेन्द्र शेखावत को मिलने वाले अवार्ड के बारे में बताया। उनका कहना था कि हमारे देश को एक ही डर के रूप में धीरेन्द्र शेखावत जैसा हीरा मिला है। उनकी लीडरशिप में इंडिया हमेशा एक सुरक्षित देश रहेगा। इसी के साथ महेश अग्रवाल ने भी शेखावत को स्टेज पर इनवाइट किया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच धीरेन्द्र शेखावत की स्टेज पर एंट्री हुई। उनकी मेसमराइजिंग पर्सनैलिटी को लोग ग्रीन शेखावत में आते ही सभी को क्लिक किया और अपना एजेंडा डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि किस तरह वह चाहते हैं कि इस इलेक्शन के बाद इंडिया को रोल करने वाली पार्टी के इंडिया को वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बढ़ाने का काम करेगी और इस काम में धीरेन्द्र शेखावत को इन्हीं सक्सेसफुल बिजनेस हाउसेस की जरूरत पड़ेगी। धीरेन्द्र के बारे में स्पीच को सुनकर सभी काफी साइड हो गए। इसके बाद दिव्या खन्ना ने धीरेन्द्र शेखावत के बताया कि कैसे लोग उनसे मिलने के लिए एक्साइटेड हैं और सिर्फ उनके लिए लोगों ने तोहफे भी लाए हैं। वीरेंद्र सिंह को तो फिर वाली बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी लोगों की फीलिंग की कद्र करते हुए उन्होंने किड्स को देखना शुरू किया। तभी दिव्या खन्ना ने उन्हें बताया कि एक बिजनेसमैन उन्हें अपना साउथ दिल्ली का काम हाउस गिफ्ट करना चाहते हैं। इतने महंगे तोहफे की बात सुनकर लोगों में बातचीत होने लगी। पीयूष खुद को बहुत महान समझ रहा था, लेकिन धीरेन्द्र शेखावत का रिएक्शन इन एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। क्या मैं जान सकता हूं कि कौन है? उससे रहा नहीं गया और उसने चिल्ला कर कहा, मैं ही हूं जिसने आपको ये बेशकीमती तोहफा दिया है। पीयूष को लग रहा था कि उसकी बाबा ही होने वाली है। जो हुआ वह काफी चौंकाने वाला था। मुझे फार्म हाउस की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ एक एजेंडा के साथ आया हूँ, ना कि एकदम से गिफ्ट के चक्कर में। क्या आप टेंडर हासिल करने के लिए मुझे रिश्वत दे रहे हैं? मैं उसी को प्रोजेक्ट दूंगा जो इसके काबिल होगा। आपने मुझे उस रिश्वत देने की कोशिश की है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धीरेन्द्र शेखावत की बात सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी लोग एक तक धीरेन्द्र की ओर देखने लगे। जैसे ही धीरे धीरे कैबिनेट पर उस फार्म हाउस के पेपर्स को पटका, वैसे ही राजीव का रखा हुआ पेपर गिर गया। दूसरे खाते हुए पेपर को खोलकर देखने लगा। उस पेपर में लिखा था। पेपर को पढ़ते ही मनुष्य की आंखें चमक उठी। वह जानते थे कि जेपी पर राजीव मेहरा के अलावा और कोई नहीं रख सकता। ट्रेनिंग के दौरान राजीव ने धीरेन्द्र को सिखाया था कि सब कुछ देश के लिए ही करना है और वह अक्सर कहा करते थे एवरीथिंग फॉर द नेशन। अब जब धीरेन्द्र शेखावत को पता चला कि राजीव मेरा एसी हॉल में मौजूद है तो धीरेन्द्र अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्होंने सभी लोगों के सामने कुछ ऐसा किया जो किसी ने कभी नहीं सोचा था। एपिसोड 14। हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी लोग एक तक धीरेन्द्र की ओर देखने लगे। जैसे ही धीरे धीरे कैबिनेट पर उस फार्म हाउस के पेपर्स को पटका, वैसे ही राजीव का रखा हुआ पेपर गिर गया। दूसरे खाते हुए पेपर को खोलकर देखने लगा। उस पेपर में लिखा था। पेपर को पढ़ते ही मनुष्य की आंखें चमक उठी। वह जानते थे कि जेपी पर राजीव मेहरा के अलावा और कोई नहीं रख सकता। ट्रेनिंग के दौरान राजीव ने धीरेन्द्र को सिखाया था कि सब कुछ देश के लिए ही करना है और वह अक्सर कहा करते थे एवरीथिंग फॉर द नेशन। अब जब धीरेन्द्र शेखावत को पता चला कि राजीव मेरा एसी हॉल में मौजूद है तो धीरेन्द्र अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्होंने सभी लोगों के सामने कुछ ऐसा किया जो किसी ने कभी नहीं सोचा था। मुझे अभी अभी पता चला है और कोई सीमेंट नहीं मौजूद है। यहाँ तक कि महेश अग्रवाल भी इंद्र शेखावत की बात सुनकर हैरान हो गए। मजबूत होना मुझे मालूम नहीं था। क्या आप हमें बता सकते हैं
आपके बड़े भाई कौन हैं? आप लोग जिस पिक्चरस्क धीरेंद्र शेखावत को जानते हैं, दरअसल उसे बनाने वाला इंसान वही है। धोनी को बहुत चोरियां थे। मुझे सारी मिलिट्री ट्रेनिंग कौन से ही मिली है और वह मेरी बात और है। धीरे धीरे अपने हाथ में उस पेपर को लेकर ऊपर उठाया और लोगों की तरफ। जी देखिए दोस्तों, एक कागज के टुकड़े में उन्होंने मुझे दिया है। इस बात को याद दिला रहे हैं। वह आज भी चाहते हैं कि यह फैसला देश के लिए हो, ना कि खरीद के लिए। मैं उनकी सिखाई हुई यह बात मरते दम तक नहीं बोलूंगा और हमेशा अपने देश के लिए सही फैसला लूंगा। और में मौजूद सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें पता था कि उन्हीं में से कोई एक धीरेंद्र शेखावत का बड़ा भाई हो सकता है। यहाँ तक कि महेश अग्रवाल की नज़रें भी अब भीड़ में धीरेंद्र शेखावत के भाई को देखना चाहती थी, क्योंकि इस पर किसी नाम भी नहीं लिखा है। आज व्हाट्सएप सेटिंग को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता और फिर यह मैसेज मुझे ही दे सकते हैं। दिल की बातें सुनकर आंखें फटी की फटी रह गई। अच्छे से जानती थी कि उस पर कोई को रांची में ही बाहर रखा है। उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। प्रिया को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सचमुच राजीव भी धीरेंद्र शेखावत के बड़े भाई हैं। ऐसे ही अपने बगल वाली सीट पर मुड़कर राजीव को देखना चाहा तो उसने देखा कि राजीव वहां था ही नहीं। सब सही। प्रिया को बहुत हैरानी हो रही थी। तभी अचानक स्टेज पर वीरेंद्र शेखावत का फोन बजता है। धीरेंद्र तुरंत उस फोन को उठाकर बहुत करने लगते हैं। देखकर लग रहा था मानो ये बहुत अर्जेंट फोन कॉल है, जिसे धीरेंद्र किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते थे। धीरेंद्र की एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि वह किसी बहुत इंपॉर्टेंट स्पीड इंसान से बात कर रही हैं। कुछ ही देर में धीरेंद्र अपना फ़ोन रख देते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी अभी मेरे बड़े भाई का फ़ोन आया था और भी मौजूद है। इस पूरे इवेंट को देख रहे हैं। उनकी स्पेशल पोशन के बारे में जानना चाहता था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया के न जाने कितने ही अंडरकवर मिशंस को उन्होंने सक्सेसफुली पूरा किया है। आज भारत के डिफेंस को उसमें कोई भी फैसला उनकी रजामंदी के बिना नहीं किया जाता। जैसे मामूली धीरेंद्र शेखावत की उनके सामने कोई औकात नहीं है। आज अगर भारत एक मिलिट्री सेल्फ सफिशिएंट और परमिशन है तो सिर्फ इन्हीं की बदौलत। अभी अभी मैंने उनके साथ फ़ोन पर को लेकर बहुत ज़रूरी बातें की है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को एक ऐसी लड़की के बारे में बताना चाहता हूँ जो एथेमोजी यंत्र पर नहीं हो रहे हैं। लड़की के साथ 5 साल पहले खाता हुआ कुछ और लोगों ने इसकी बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन इस लड़की की नेवर से नेवर एटीट्यूड ने आज से हम सब के बीच पहुंचा दिया। आपके अपने ही साथ छोड़ दे और किस्मत हर कदम पर इम्तिहान ले तो ऐसे में कोई भी इंसान हिम्मत हार जाता है। लेकिन मुझे गर्व है इस लड़की के जगदे पर हमारे सीमेंट का एजेंडा कि हम दोनों दो प्रेमी उसको अपनी काबिलियत साबित करने का एक मौका दे। आंखें हैं जो आने वाले समय में हमारी नेशनल ऊंचाई पर लेकर जाएंगे और नए भारत की पहचान बनेंगे। धीरेंद्र शेखावत की बातें सुनकर भानु प्रताप के परिवार और खासकर सनी वर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। भले ही भेज शेखावत ने अब तक क्लियरली किसी का भी नाम नहीं लिया था, फिर भी उनके इशारों को समझ पा रही थी। उन्हें डर था कि धीरेंद्र शेखावत जिस पर की बात कर रही हैं वह प्रिया ही हो सकती है। आखिर 5 साल पहले प्रिया के साथ जिंदगी बदल देने वाला हादसा हुआ था और उसके परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया था। धीरेंद्र की हर एक बात प्रिया से जुड़ी हुई नजर आ रही थी। प्रिया काजू इस तरह इवेंट में शामिल होना, ट्रू में बैठना, ये सब महल इत्तेफाक नहीं हो सकता था। धीरेंद्र शेखावत की बातें सुनकर प्रिया की धड़कन तेज होने लगी। उसे लग रहा था कि रात के 11 बजे पर एक इंसान उसकी लाइफ स्टोरी बता रहा हो। फिर भी वह बेचारी विश्वास नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह खुद को इतना इम्पोर्टेंट समझती ही नहीं थी कि लोग इतने बड़े पेट में उसके बारे में बातें करें। लेडीज विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट मिंटू। अचानक पूरे हॉल में अंधेरा छा गया। पिन ड्रॉप साइलेंस के बीच अचानक बहुत सारी फ्लैशलाइट एक साथ फ्रंट रो में बैठी एक लड़की पर पड़ी और में मौजूद हर एक इंसान की लताओं में बैठी उस लड़की पर ही थी। यह कोई और नहीं बल्कि प्रिया ही थी। एपिसोड 15। पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा के पैर कांपने लगे। वहां जो कुछ भी हो रहा था वह उसकी समझ से बाहर था। इसे भी कुछ बहुत अनोखा हुआ। वहां मौजूद किसी ने भी सोचा ही नहीं था कि अभी जी होने वाला है। अचानक पूरे हॉल की लाइट्स ऑन हो गए और धीरेंद्र शेखावत का फ़ोन फिर से बजा। धीरेंद्र कुछ मिनट फ़ोन पर बातें करने के बाद लोगों से कहा कि कुछ देर पहले ही से निकल गए हैं। उन्हें मीडिया के फोकस में आना पसंद नहीं है। इस इवेंट में शामिल होने के लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। हम सब मिलकर अपने देश की कौन में कदम बढ़ाएंगे और भारत को विजयी बनाकर रहेंगे।
आप तो रिकी प्रोजेक्ट मेरे पास आ चुकी है और मैं उन्हें स्टडी करके अपना फैसला जो भी सुनाऊंगा। धीरेंद्र शेखावत ने पोस्टरों में बैठी प्रिया की ओर देखकर मुस्कुराया और कहने लगे, जैसे मैं आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं करवा पाया। आपके पास मेरा विजिटिंग कार्ड पहुंच जाएगा। आपको कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे बेशक बता सकती हैं। हमारे देश के यज्ञ सैनी उसको हर मुमकिन सहायता पहुंचाई जाएगी। उसकी बात सुनकर उसे ऑफ-यूनिटी मिल जाएगी। धीरेंद्र शेखावत का पोस्ट दम पर और विजिटिंग कार्ड मिलना बहुत बड़ी बात थी। पढ़ाती हुई जुबान से उन्हें थैंक यू का हिस्सा बन चुकी थी, तभी उसे देखकर मुफ्त अरे आपकी तारीफ हो रही थी। उस इवेंट हॉल में बैठी शालिनी पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा हो। उसका मन कर रहा था कि उसी वक्त प्रिया का मर्डर कर दे। पीछे कॉरिडोर में खड़ी वर्मा फैमिली का भी बुरा हाल था। अदिति को प्रिया तुम बहुत जल्दी हो रही थी। उस प्रिया को कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। चलो अच्छा ही है, इस मौके का फायदा हमें भी मिलेगा। होते हैं पूजा राजीव को ढूंढती हुई बाहर निकले। राजीव अपनी गाड़ी में प्रिया का इंतजार कर रहा था। प्रिया जाकर उसके साथ बैठ गई और वह दोनों वहां से निकल गए। राजी तू तो सोच भी नहीं सकते कि आज अंदर क्या हुआ। तुम्हें पता है, धीरेंद्र शेखावत ने मुझे सबके सामने यूट्यूब किया। उन्होंने मुझे अपने पर्सनल नंबर एंड विजिटिंग कार्ड एरिया इज ग्रेट, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता है कि शकील करते हैं। उसकी पूरी कहानी उन्हें पहले से ही पता होती है और फिर अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अचानक उठकर कहाँ चले गए थे? उधर गया था। जब तक मैं वापस आया तब तक के बैंक खाते हो चुका था, इसीलिए मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करने लगा। शेखावत के लिए पेपर रखा था ना उस कैबिनेट पर, वो पेपर तुम्हें कहाँ से मिला? धीरेंद्र शेखावत उसे देखकर इमोशनल हो गए थे। काफी उसमें उनके बड़े भाई का एक मैसेज लिखा था। मुझे उस पर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। जब मैं अंदर जा रहा था तो एक इंसान ने मुझे वह पेपर देकर वह रखने को कहा था। मैंने तो बस वैसा ही किया। अंदाजा भी है कि तुम्हें पेपर देने वाला इंसान कौन हो सकता है। मुझे लगता है कि वह इंसान ही धीरेंद्र शेखावत के बड़े भाई थे। तब की नज़रों में नहीं आना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे जरिए वह मैसेज धीरेंद्र शेखावत तक पहुंचाया। तुम सोच रही हो और कोई मुझको मैसेज कैसे दे सकता है? वह धीरेंद्र शेखावत के बड़े भाई और बहन ही थे। यूं तो लकी आज के दिन हम दोनों के लिए ही बहुत स्पेशल था। उसके घर आने के बाद रह जाते हैं। इस होटल में रुके थे राजीव सीधे उनके कमरे में दाखिल होते हैं। राजीव को अपने सामने देखकर धीरेंद्र की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से खड़े होकर प्राची को सल्यूट किया और इमोशनल होकर उनके घर आपको इतने लंबे समय के बाद अपने सामने देखकर बहुत खुश हूँ। मैं पूरी दुनिया के सामने बताना चाहता था कि आप मेरे भाई हो, लेकिन तू तो आपके इशारे पर मैं तो क्या अभी सबकी नज़रों के सामने आने का सही समय नहीं है। तुम भी जानते हो कि मैं कितने खतरनाक मिशन पर रहता हूँ। हमें देश के लिए कुछ बातों को कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है। मैं आपकी बातों को समझता हूँ। हमारा देश हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज की डेट में सब कुछ ठीक रहा ना आप जैसा चाहते थे। तुमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, तो मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल किया। इलेक्शन जाने वाले हैं वह नहीं तुम ही, क्योंकि अब किसी भी करप्ट इंसान के हाथ बड़ी प्रोजेक्ट ना लगे। देश का पैसा सिर्फ डेवलपमेंट में ही इस्तेमाल होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम यंग एंड जॉब इन एंट्रेंस को बढ़ावा दें। ऐसे डेवलपमेंट तो होगा ही साथ करप्शन भी कंट्रोल होगा। डेफिनेटली साझेदारी है कि मैं अच्छे लोगों के साथ जस्टिस करूं। धीरेंद्र, मैं चाहता हूं कि इलेक्शन शुरू होने से पहले तुम एक बार सियाचिन ग्लेशियर पर मौजूद हमारे सोल्जर से मिलकर आओ। चाइना के काउंटर अटैक के लिए हमें तैयार रहना होगा। मैंने तुम्हारे लिए सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं। बाकी के डिटेल तुम्हें डिफेंस मिनिस्ट्री से मिल जाएंगे। तुम्हें कल ही निकलना होगा। ये तो अगले दिन पूरे शहर में है। दमहर बार के चर्चे हो रहे थे। इसका कारण था दिल्ली में बनने वाला एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल किशन रिजॉर्ट, जिसे तो मेहरबानी जा रहा था। करीब 40 विलियम्स में बनने वाला यह सवाल इंडिया का क्वेश्चन सेंटर होने वाला था। इस खबर से देश की कंस्ट्रक्शन कंपनी, इतने बड़े रिजॉर्ट का प्रोजेक्ट मिलने वाली कंपनी को करोड़ों का फायदा होने वाला था। दिल्ली शहर में तो मानो इस खबर को, इस मौके को हासिल करना चाहता था। ये खबर वर्मा फैमिली को भी मिले। हर दूसरे बिजनेस हाउस की तरह भानु प्रताप भी इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के सपने देखने लगे। पूरी पता था कि इस कंपटीशन में वह काफ़ी पीछे हैं, फिर भी वह चुपचाप बैठकर सब कुछ होते तो नहीं देख सकते थे। उसी दिन भानु प्रताप वर्मा ने अपने कल पर एक मीटिंग रखे।
जिसमें उन्होंने पूरे परिवार को बुलाया। इस मीटिंग में प्रिया और राजीव भी शामिल हुए। मुझे उम्मीद है कि आप सबने गब्बर के नए इंटरनेशनल वेकेशन रिजॉर्ट के बारे में तो जरूर होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट 40 बिलियन सेट किया गया है। इसका मतलब है कि जिस कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिलता है उससे कम 50 करोड़ का प्रॉफिट तो होगा ही। 50 करोड़ सुनते हैं वहां बैठे सभी लोगों के कान खड़े हो गए। ये काफी बड़ी रकम है। अगर वर्मा फैमिली को ये प्रोजेक्ट मिल जाए तो उनकी पोजीशन काफी आज हो जाएगी। हमारे फैमिली बिजनेस का भविष्य अब तुम लोगों के हाथ में है। मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए तुम लोग किस तरह हमारी मदद कर सकते हो। बेटा साकेत, तुम काफी होनहार और समझदार हो। क्या तुमने इस प्रोजेक्ट के लिए दमहिन्ना एम्पायर को अप्रोच किया है? उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो बड़ी कंपनियां ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी है। नहीं देना चाहते। आप हमारी कोई मदद कर सकती है। मुझे पता है कि आपके पिता की इस शहर में बहुत है। आप एक बार उनसे बात करके देखिए, शायद वो हमारी मदद कर पाए। दरअसल दादाजी बाबा किसी जरूरी काम में बिजी हैं। अभी इस वक्त उनसे किसी भी तरह की मदद लेना मुश्किल है। भानु प्रताप वर्मा जानते थे कि पीयूष के पिता खुद एक बिजनेसमैन है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए दूसरों की मदद कभी नहीं करेंगे। वह चाहेंगे कि यह प्रोजेक्ट उन्हें मिले, इसलिए पीयूष से किसी तरह की उम्मीद रखना बेकार था। तो फिर मुझे ये प्रोजेक्ट हासिल करने का सपना नहीं देखना चाहिए। जब तुम में से कोई भी आगे आकर हमारे फैमिली बिजनेस के लिए कुछ करना ही नहीं तो मैं अपने बुढ़ापे में क्या कर सकता हूँ की बात अलग है कि कुछ लोग करना नहीं चाहते। किसी के पास खुद धीरेन्द्र शेखावत का पर्सनल नंबर और विजिटिंग कार्ड हो तो उस इंसान के लिए कोई भी प्रोजेक्ट हासिल करना बड़ी बात नहीं है। औरत की बात खत्म होते ही सभी चीना करें यहाँ पर टिक गई। जिस परिवार ने कभी प्रजा को अपनाया तक नहीं किया, उस परिवार के लिए प्रिया धीरेन्द्र शेखावत की मदद लेने वाली थी। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।